हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। तो आज हम लोग इस सवाल का जवाब जानेंगे कि क्या हमें इंडिया का कोवैक्सीन लेना चाहिए, वो किस मैकेनिज्म पे उसे बनाया गया है, क्या वो हमारे लिए हानिकारक है। जो भी ये अफवाहें फैल रही हैं इन सब को हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, लेकिन मैं उसका जवाब सीधे आपको हाँ या ना में अभी नहीं दूंगा। उससे पहले मैं उसका मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा एक साइंटिफिक वे में। अगर आप ये समझ लेते हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तब आप खुद तय कर पाएंगे कि क्या हमें वैक्सीन इंडियन लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल क्या है। उसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या है, तो हमारा बॉडी आप लोग जानते हैं कि लगभग 27.2 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिका कहते किसको है, तो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, जो कि बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसको सेल कहते हैं। तो सबसे छोटा पार्ट बोले तो हमारे बॉडी का सबसे बेसिक छोटा पार्ट, जैसे कि हमारा बॉडी ये हाथ है, तो इसका सबसे छोटा पार्ट को जब मैं निकाल के देखूंगा तो वही क्या है, सेल है। मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सेल कोई अभी चैप्टर नहीं है, मुझे सिर्फ वैक्सीन के बारे में समझाना है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्टकट में आसान शब्द में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा बॉडी बना हुआ है मसल्स का, तो इसमें सबसे छोटा जो भाग, जो इकाई निकालेंगे, यूनिट, वही क्या है, सेल है। उस छोटे भाग में बहुत सा अंदर उसके फंक्शन होता है जो कि हमारे शरीर को कंट्रोल करता है एक प्रकार से, ठीक है, तो उसी को सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है सेल का स्ट्रक्चर। तो जो कोरोना वायरस जो है वो हमारे सेल पे अटैक करता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है हमारे लंग्स में आता है, उसके बाद हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। तो आपने सोचा है कि वो ये भी तो सेल है, हाथ में वो सटता है, तो फिर वो हाथ के अंदर भी यहाँ पे घुस कर क्यों नहीं काम अपना चालू कर देता है। तो नहीं, वो ऐसे सेल को ढूंढता है जो कि बहुत सेंसिटिव हो, कमजोर हो, ठीक है। तो वो करता क्या है कि लंग्स में जब हम ब्रोंचियास को देखेंगे, लंग्स के अंदर ब्रोंचियास होते हैं, उसके अंदर जब हम जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे एल्व्यूली के पास बहुत ही सेंसिटिव सेल होता है। वहीं पे कोरोना वायरस जाकर अटैक करता है और वहाँ पे धीरे धीरे पानी भर जाता है, जिससे सांस लेने में लोगों को दिक्कत होता है और उसके बाद ही डेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लंग्स में ही अटैक करता है और सब सेल्स में नहीं, क्योंकि वो उस मजबूत है, ठीक है, एक प्रकार से बोले तो वो मजबूत है, वो उतने सेंसिटिव नहीं है कि कोरोना वायरस उसको क्षति पहुंचा सके। तो फिर ये तो हो गया कि हम समझ गए कि क्यों कोरोना वायरस लंग्स में ही अटैक करता है, ठीक है। ऐसा भी हो कि कोरोना वायरस यहाँ पे सट गया तो यहाँ से अटैक कर, यहाँ से एंट्री लेना चालू कर देता, नहीं, वो क्या करता है, अंदर पे लंग्स में जाता है, वो सेंसिटिव हिस्सा ढूंढता है, ठीक है, और उसके बाद ही वहाँ पे अटैक करता है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। कोरोना वायरस करता क्या है, तो लंग्स में जाकर अपने जनसंख्या को मल्टीप्लाई करता है, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस में वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगता है, ठीक है। तो चलिए, जिसकी वजह से एल्व्यूली में पानी एक लिक्विड भर जाता है और उसके बाद सांस का जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है एल्व्यूली के अंदर, वो प्रोसेस स्लो होने लगता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस स्लो हो जाएगा लंग्स के अंदर एल्व्यूली जो होता है ब्रोंचियास में, ठीक है, तो उस पर मैं उतना भी बात नहीं करूँगा, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि एल्व्यूली कहाँ है, ब्रोंचियास क्या है, मैं शॉर्ट कर बस बता देता हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे जब कोरोना वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिक्विड वहाँ पे जब बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वहाँ पे एक्सचेंज उसका बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब मैं क्या बताता हूँ, ये देखिए, वैक्सीन वैक्सीन क्या करता है और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है। तो पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन, आखिर वैक्सीन कैसे बनता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
ये हमारा सेल है, ठीक है। वैक्सीन आखिर सेल के अंदर क्या करता है, तो ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर का मैं सारा पार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बारे में स्टडी करना है, मैं सिर्फ काम के बाद जितना भी हम समझ जाए। तो ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। ये वही डीएनए है, जब किसी के बच्चे का आंख नाक कान अगर उसके पेरेंट्स से ना मिले तो फिर दिक्कत होने लगता है, इसी से पता लगाया जाता है, तो दिक्कत फिर होता है। तो वो सब छोड़िए, यहाँ देख लेते हैं। तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, ये है डीएनए, ठीक है। इसको जेनेटिक मटेरियल भी है, ये जेनेटिक मटेरियल इसको बोलते हैं। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। जब किसी का पेरेंट्स का जब बच्चा होता है तो उस बच्चे में पेरेंट्स का डीएनए आता है, कि पेरेंट मदर एंड फादर मेल एंड फीमेल बोथ का डीएनए जो है वो उसके अंदर आता है, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन, कि उसका हैबिट कैसा होगा, उसका आँख कैसा होगा, नाक कैसा होगा, बिहेव कैसा होगा, ठीक है, वो सब डीएनए में ही कोडिंग किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। तो वो सब हमारा स्टडी का विषय नहीं है। तो यहाँ देखिए सेल के अंदर क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग कहते हैं, ये सेल का बाहरी हिस्सा को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे H2 रिसेप्टर होता है। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि ये जो भी इसके काम का चीज है सेल के अंदर इसको ये जाने देगा, लेकिन जो इसके काम की चीज नहीं है उसको यहीं पे रोक लेगा। तो कोरोना वायरस जो है वो मान के चलिए कि कोरोना वायरस यहाँ पे आता है, ठीक है। ये है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में समझ लेते हैं। कोरोना वायरस के अंदर भी होता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसी तरह कोरोना वायरस के अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और कोरोना वायरस के बाहर जो होता है ये होता है आपका स्पाइक प्रोटीन। क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन। ये कोरोना वायरस जो है यहाँ से आया और हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करके सेल के अंदर जब जाना चाहता है तो क्या करता है कि यहाँ ये कोरोना वायरस यहाँ आया और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास आया। तो सेल मेम्ब्रेन है उसको अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का वो काम का चीज नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन इसको नहीं जाने देगा, ठीक है। यहाँ पे H2 रिसेप्टर यहाँ पे होता है, ठीक है, जगह जगह पे। तो ये सेल के H2 रिसेप्टर में इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो जाकर ऐसे मिल जाता है। आप समझ रहे होंगे कि ये स्पाइक प्रोटीन उठाइए और इस तरह ऐसे मिला दीजिए। तो मिलने के बाद धीरे धीरे ये रिसीव कर नाम ये H2 रिसेप्टर, ये इसको रिसीव करके अंदर तक पहुंचा देता है, ठीक है। और ये अंदर तक पहुंचा देता है तो कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल में ये लिखा गया है कि तुमको अपना नंबर को बढ़ाना है। तो ये इसके अंदर जाके नंबर को क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा, जिसकी वजह से ये सेल डिस्ट्रॉय होने लगेगा। सेल क्या होने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो ये लंग्स का सेल हो सकता है, अभी जो मैंने बताया, क्योंकि ये सेंसिटिव सेल है आने चाहिए। तो ये गया कोरोना वायरस इसके अंदर मिलियन ट्रिलियन में अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगा, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल में लिखा गया है कोड भाषा में कि आपको अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है। तो कोरोना वायरस की जिंदगी का मकसद है कि हमको जनसंख्या को बढ़ाना है। तो वो गया और जनसंख्या को बढ़ाने लगा, तो ये सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो सेल उसी तरह डैमेज होते रहेगा, डिस्ट्रॉय होते रहेगा, ठीक है। तो वही लिक्विड पार्ट थोड़ा थोड़ा निकल के पानी के जैसा लिक्विड एल्वियोली में जमा हो जाता है, जिससे वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा पहले समझाया। तो मैं सारी चीज को रिलेट कर देता हूँ तो जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो अब देखिए वैक्सीन का क्या काम है। तो ये तो आप समझ गए कि कोरोना वायरस कैसे जाके ये लंग्स के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अब इसको वैक्सीन को किस प्रकार तैयार किया गया है कि वो इसको डिस्ट्रॉय करने से रोकता है। तो देखिए ये जो कोरोना वायरस यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो कोरोना वायरस यहाँ पे आएगा तो अगर कोई शख्स वैक्सीन लिया रहेगा ना, कोई शख्स मान के चलिए कि ये ऐसा शख्स है जो वैक्सीन लिया हुआ है,
तो ये कोरोना वायरस जैसे ही यहाँ पे आएगा वैसे ही क्या होगा कि ये यहाँ पे चिपकना चाहेगा, लेकिन इस इंसान ने वैक्सीन ले रखा है तो यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगा। कहाँ पे? एंटीबॉडी जो सेल के द्वारा, बॉडी के द्वारा बनाया जाएगा, उस वैक्सीन के द्वारा बनाया जाएगा, वो आके यहाँ पर चिपक जाएगा। वो आगे कहाँ चिपक जाएगा? यहाँ चिपक जाएगा। तो कोरोना वायरस आएगा तो इसका ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें अटैच ही नहीं कर पाएगा। जब अटैच ही नहीं करेगा तो ये इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा और ये सेल मेम्ब्रेन तो अंदर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो वैक्सीन का क्या काम है? ये जो H2 रिसेप्टर्स लगे हुए हैं सेल के बाहर, उस पे जाकर वो चिपक जाता है और जिसकी वजह से इसका स्पाइक प्रोटीन को रिसीव नहीं कर पाता है, ये अटैच नहीं करता, ये अंदर ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही है वैक्सीन का काम। तो उसके बाद हम देखते हैं वैक्सीन का थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर हम समझे तो। अच्छा ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और सेल के इस हिस्से को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें लिपिड बना होता है। यहाँ पे राइबोसोम होता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेटिक करना, प्रोटीन बनाना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि कैसे ये कोरोना वायरस को कैसे रोका जाता है वैक्सीन के द्वारा, इसको हम समझते हैं। अच्छा देखिए, हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम क्या है? सब कोई के जुबान पे ये चीज रहता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो बॉडी का एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो कि हमें रोगों से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो बाहरी पैथोजेन्स है, बैक्टीरियाज है, उससे लड़ने की शक्ति देता है या उससे लड़ता है हमारे लिए, वही है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए जो वैक्सीन कैसे बनता है। तो वैक्सीन जो है सब, उसका मैं कहानी जैसा आपको समझा देता हूँ कि वैक्सीन कैसे बना। ये सबसे पहले क्या हुआ कि जब वायरस आया तब सबसे पहले साइंटिस्टों ने कोरोना वायरस को लिया, उसका स्टडी किया। तो चाइना के साइंटिस्टों की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले इसका स्टडी किया और उसके जेनेटिक मटेरियल के कोड के बारे में पढ़ लिया और उस इंफॉर्मेशन को पूरे साइट स्पेस सॉफ्टवेयर के साइंटिस्टों के डाल दिया ताकि कोई भी उसको पढ़ के वैक्सीन बना सके। और वो देखिए, ये जो जेनेटिक मटेरियल का जो कोड है उसको पढ़ के डालने का क्या फायदा हुआ कि उस 11 जनवरी 2020 को जेनेटिक कोड जो कोरोना वायरस था उसके बारे में सब कुछ बता दिया गया चाइना के साइंटिस्टों के द्वारा, जिससे कि और भी साइंटिस्ट वैक्सीन बना सके। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो जेनेटिक कोड था कोरोना वायरस हुआ, तो उसके स्टडी से फायदा ये हुआ कि हम वैक्सीन बना पाए। और ये जेनेटिक कोड में क्या लिखा था कोरोना वायरस के? तो उसमें था कि उससे क्या पता चलता है, जेनेटिक कोड से क्या पता चलता है कि हम इस जेनेटिक कोड की स्टडी करके इस कोरोना वायरस को कि जनसंख्या बढ़ाने वाले जो जेनेटिक कोड है उसको रोकने के लिए एंटीबॉडी वैक्सीन के रूप में विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इस जेनेटिक कोड की मदद से। ठीक है, वैक्सीन को हम विकसित करेंगे, वैक्सीन को बनाएंगे जो कि इस जेनेटिक कोड में इसका जो लिखा हुआ है कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर लिखा डिफाइन है कि वो कैसे बना है, तो इसको पढ़ने के बाद हम इसके विरोध में एक बॉडी को क्रिएट कर लेंगे, एंटीबॉडी को क्रिएट कर लेंगे। तो वो कैसे करते हैं तो वो देखिए जरा। ये देखिए mRNA, मैसेंजर आरएनए का ये काम होता है कि ये कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बनना चाहिए उसका मैसेज हमें देता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, तो इस जेनेटिक कोड को जब पढ़ लिया गया साइंटिस्टों के द्वारा, तो कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी में बनना चाहिए वो हमारा mRNA बता देगा कि नहीं बता देगा? बता देगा। तो मैसेंजर आरएनए बता देगा। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसके जेनेटिक कोड की स्टडी करके और उसका mRNA, आर्टिफिशियल mRNA को तैयार कर लिया कि इस जेनेटिक कोड के विरोध में
कौन सा एंटीबॉडी बनना चाहिए, तो वो एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को तैयार कर लिया वैक्सीन के रूप में, ताकि वो एमआरएनए जब अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जब जाएगा, तो वो एंटीबॉडी को और सेल को बताएगा कि हमारे अंदर ये वाला एंटीबॉडी बनना चाहिए। कौन वाला एंटीबॉडी बनना चाहिए, तो ये वाला एंटीबॉडी बनना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का ये वाला स्पाइक प्रोटीन आएगा तो इसमें चिपक जाएगा और ये आकर यहाँ चिपकेगा, कोरोना वाला यहाँ के चिपकेगा तो इसके अंदर नहीं जा पाएगा। मेरा बात आप समझ रहे हैं? तो फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि ये जो जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड है, इसके स्टडी से क्या फायदा हुआ, तो जेनेटिक कोड से हमें ये पता चला कि इसके स्टडी करने से कि हम कौन सा ऐसा एंटीबॉडी बना ले कि इसकी इस जेनेटिक कोड को हम रोक लें, इस जेनेटिक कोड के विरोध में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाए। तो हम आर्टिफिशियल एमआरएनए से साइंटिस्टों ने बनाया इसके जेनेटिक कोड को पढ़ने के बाद कि ऐसा एमआरएनए कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो बताएगा बॉडी को। तो वैक्सीन के रूप में एमआरएनए को हम अंदर भेज देते हैं, इसके अंदर भेज देते हैं, ठीक है, सेल के अंदर भेज देते हैं। तो वो समझ जाता है कि ये वाला न्यूक्लियस, एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, जब वैक्सीन को लिया है न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और इसको बता देता है डीएनए में कि हमको कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये इसके पास गया, ठीक है, तो ये इसके पास गया, तो उसके बाद ये जो है इसको बोला कि तुम प्रोटीन सिंथेसिस करो, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन से ही बनता है। तो ये जो है राइबोसोम जो होता है वो प्लाज्मा बी सेल को कहता है तुम एंटीबॉडी तुम रिलीज करो, हम तुमको प्रोटीन बना कर देंगे, क्योंकि प्रोटीन बनाने, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो प्लाज्मा बी सेल का क्या काम होता है, देखिए प्लाज्मा टी सेल और बी सेल ये दोनों व्हाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। WBC जिसका आप नाम सुने होंगे, व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है जो कि बाहरी कीटाणु है उनसे लड़ना, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ये टी सेल और बी सेल पाए जाते हैं, ठीक है। टी सेल थाइमस सेल कहते हैं, बी सेल को ये बोन मैरो सेल होता है। देखिए ये बी सेल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये बोन मैरो में, देखिए टी सेल भी बोन मैरो में बनता है, बी सेल भी बोन मैरो में बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो है थाइमस सेल कहलाता है, क्योंकि ये बनता तो बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर जाके बड़ा होता है थाइमस में, ब्लड के द्वारा थाइमस ग्लैंड में चला जाता है तो वहां पे जाके बड़ा होता है। लेकिन ये बनता भी बी सेल वहीं पे है, बोन मैरो में, और मैच्योर भी वही होता है, इसीलिए इसको बोन मैरो सेल भी कहते हैं। तो यही है प्लाज्मा सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर टी सेल और प्लाज्मा सेल होता है। तो ये प्लाज्मा से ये राइबोसोम बोला हम तुमको प्रोटीन देंगे और तुम जो है कोड पढ़ के, एमआरएनए का कोड पढ़ के एंटीबॉडी बनाओ। किसके विरुद्ध, तो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध, ताकि वो स्पाइक प्रोटीन उसमें एंटीबॉडी में सट जाए और वो उसके अंदर जा ना पाए, सेल के अंदर ना जा पाए, सॉरी। तो ये जो, और उसके बाद देखिए ये वैक्सीन तो अंदर ले लिया, तो ये एंटीबॉडी पूरे एक्टिवेट हो चुका है और एंटीबॉडी ये जो है एंटीबॉडी रिलीज करने लगा, बनाने लगा, ठीक है। अब मेमोरी बी सेल का काम ये है कि वो उसको याद कर लेगा। क्या याद कर लेगा कि ये कि जब इस प्रकार का कोई वायरस आए भविष्य में भी, तो हमको इसी प्रकार अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इसी प्रकार के एंटीबॉडी बनाना है। याद कर लेगा उसके कोड को कि इसके बाद जब कोई बैक्टीरिया है तो इतना सारा प्रोसेस ना हो, डायरेक्ट हम अपना एंटीबॉडी बनाना चालू कर दें, ठीक है। तो भारत में भी जो वैक्सीन जो है वो 2 डोज में लिया जा रहा है कि ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से जनसंख्या अपना फैलाता है, तो एंटीबॉडी भी बहुत तेजी से बनते हैं, इसलिए 2 डोज आप लोग लीजिए, सही है, ठीक है। 1 डोज से काम नहीं चलेगा। तो प्लाज्मा बी सेल क्या है, तो एंटीबॉडी रिलीजर है, तो ये एंटीबॉडी रिलीज करेगा और मेमोरी सेल जो है याद कर लेगा कि कैसे बनता है, थोड़ी भविष्य में बाद में जब वो आए वायरस उस प्रकार का, तो तुरंत डायरेक्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर दे। ये इसके पास ना जाए, ना ये इसको कुछ बताए, ना ये इसको कुछ कहे, ठीक है, डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट कर दे। तो ये देखिए यही है एंटीबॉडी, ठीक है, यही जाके इस रिसेप्टर पे चिपक जाएगा और ये कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन आएगा तो यहाँ पे ये चिपक नहीं पाएगा, ठीक है। और इम्यून सिस्टम के अंदर और भी टी सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, उनको मार देते हैं। मतलब वायरस के द्वारा जो इन्फेक्टेड सेल है तो वायरस को भी मार देंगे, ऊपर के वायरस को भी मार देंगे और सेल को भी मार देंगे। और जो बी सेल है वो अंदर घुसकर सेल को
को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वायरसों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए। तो और रसिया में, अमेरिका में, ठीक है, ये जो भी वैक्सीन बनी है वो mRNA बेस्ड है, मतलब जेनेटिक कोड को पढ़ लिया गया और उसके विरोध में कैसा एंटीबॉडी बनाना है, उसके आर्टिफिशियल mRNA मैसेंजर RNA बनाकर वैक्सीन के रूप में बॉडी के अंदर भेज दिया गया और इम्यून सिस्टम को बता दिया गया कि इस प्रकार का एंटीबॉडी बनना चाहिए, तो ये कोरोना वायरस का ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसको रोक लेगा। लेकिन भारतीय वैक्सीन जो है इस बेस्ड पे, mRNA के बेस्ड पे नहीं बना है, वो बना है, आपको जरा सुनिएगा, ठीक है, जो कि बोला जा रहा है कि भारत का जो वैक्सीन है उसको कोरोना ही अंदर डाल दिया जा रहा है। तो ये बात सही है, तो हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो एकदम लेना चाहिए। आप एकदम कोवैक्सीन को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो वायरस को डीएक्टिवेट करके हमारे बॉडी में डाला जा रहा है। वो जो वैक्सीन जो बनाया गया है वो वायरसेस को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और उसके बाद डाला जाता है। तो डीएक्टिवेट करने से क्या होता है, वायरस जो है 80% से भी ज्यादा कमजोर हो गया रहता है। तो वो कमजोर है तो हमारा जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो तो खुद क्या करता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। उसके ये देखिए ये जो वो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, और जब वो नहीं कर पाता है तो फिर हम नहीं लड़ पाते हैं किसी भी बीमारी से। तो जब वो 20% तक कमजोर हो गया रहता है ना, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम, नॉर्मल जो इम्यून सिस्टम बॉडी का है, वो आसानी से क्या होगा कि 20% कम है तो वो अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये आराम से खुद ही इम्यून सिस्टम, ये आर्टिफिशियल mRNA नहीं डाला गया तो फिर भी वो खुद से उसके जेनेटिक कोड को पढ़ लेगा इम्यून सिस्टम हमारा, और उसके विरोध में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा। तो अब जब असली वाला एक्टिव कोरोना वायरस भविष्य में घुसेगा तो वो उसके विरोध में भी एंटीबॉडी वैसा ही प्रोड्यूस कर देगा। आप समझ रहे हैं? इसके पहले जो mRNA बेस वाला में हम लोग क्या कर रहे थे कि mRNA को भेज के बता रहे थे कि कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन अब हम कोरोना वायरस को भेज दिए एकदम कमजोर कोरोना वायरस को। ठीक है, तो उसका जनसंख्या उतना तेजी से नहीं फैलता है, सेल को इन्फेक्टेड नहीं कर पा रहा है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है नेचुरली उसके पास ये पावर है, जब इतना नॉर्मल सा चीज है, कमजोर है, तो वो खुद पढ़ लेता है उसके जेनेटिक मटेरियल को और उसके विरोध में कौन सा एंटीबॉडी बनना चाहिए वो खुद पे खुद बना देगा। और जब खुद पे खुद बनाएगा तो भविष्य में जब ताकतवर वाला कोरोना वायरस घुसेगा तो उसको भी डरिया गेम खेला के एंटीबॉडी बना देगा। तो भारतीय वैक्सीन जो है वो भी कोवैक्सीन एकदम सेफ है। ठीक है, बस उसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, mRNA बेस्ड नहीं है। वैक्सीन बनाने का बहुत से तरीका होता है जिसमें हमने 2 तरीकों का जिक्र कर लिया। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप ये कुछ समझने का कोशिश किए। एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार 3 बार देखकर इसको समझिए। ठीक है, ये बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। और एक बात और कि अगर आपको एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR, ठीक है, और एंटीजन, ये तीनों में डिफरेंस नहीं मालूम है तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट जो है कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये टेस्ट जब हम कोरोना का टेस्ट करने जाते हैं, RT-PCR, ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन, ये 3 टेस्ट होते हैं। तो ये तीनों टेस्ट के बारे में हम कोई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे अगर आपको जानना हो तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी यहाँ पे अफवाह फैल रहा है कि भारतीय वैक्सीन में कोरोना वायरस को ही परोस दिया जा रहा है हमारे बॉडी में और उससे हमें कोई नुकसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसे ही कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा काम है कि कुछ भी बोल देना, लेकिन स्टडी कीजिएगा तो सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए, ये सब कोई किताब में नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।